माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने लर्न किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह डेटा एनालिसिस यूज़ करते हैं, डेटा एंट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे पर्पज़ हमने स्टडी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, उसके जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी क्लियर करेंगे, ताकि जब हम एडवांस पोर्शन में जाएं तो एडवांस पोर्शन आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके बेसिक क्लियर ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो कंप्यूटर को ऑन करते साथ अगर आपकी विंडो 7 है तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जो है आप उस प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये देखिए एक्सेल 2013, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, हाउस होल्ड, मंथली बजट, बिलिंग स्टेटमेंट। ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो विंडो है वो ओपन होकर आ गई। अब जैसे ये विंडो ओपन होकर आई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमने पहले स्टडी की हुई हैं। जिस तरह ये टॉप बार है, इसको टाइटल बार कहते हैं, इसके नीचे टैब्स होती हैं, इसके नीचे ग्रुप्स होती हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं। ठीक है, ये नीचे वर्कशीट होती है, ये फार्मूला बार है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बॉटम पर ये जो ग्रीन कलर की पट्टी नज़र आ रही है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी थी। आज जो है वन बाय वन हम सारी चीज़ों को फिर ज़रा ओवरव्यू करेंगे। और इसके अलावा जो ये हमारे पास मेन्यू है, जिस तरह ये फाइल है, फाइल होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये जो बेसिक में जो इनके अंदर बेसिक यूज़ है जो बिगिनर्स के लिए है, और वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल के अंदर पहला ऑप्शन है न्यू। अगर आप ऑलरेडी एक फाइल आपने बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि आप एक न्यू वर्कबुक और क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो देखें वही शीट हमारे पास सामने आ गई है, वही व्यू सामने आया है जब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट किया था और वहाँ से वर्कबुक सेलेक्ट की थी कि हमें कौन सी वर्कबुक चाहिए। तो इस तरह ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फाइल बन जाएगी। देखें, अब यहाँ पर दो फाइल है। एक वो वाली फाइल जो मैंने स्टार्ट पर बनाई थी वो बुक 1 के नाम से है, और जो दूसरी फाइल है वो बुक 2 के नाम से है। ठीक है, तो इस तरह फाइल के अंदर फाइल के अंदर जो न्यू के ऊपर क्लिक करके आप जो है फाइल्स जो है वो नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑलरेडी आपकी फाइल है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइल के ऊपर क्लिक करें, फाइल में ओपन के ऊपर क्लिक करें, तो आपके सामने इस तरह की जो विंडो है अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर देखें राइट साइड पे मिडिल में लिखा हुआ है रीसेंट वर्कबुक्स। तो ये वो वाली वर्कबुक हैं जो मैंने ऑलरेडी वन बाय वन पहले ओपन की थी। अगर आपकी वो वर्कबुक यहाँ पर आ रही है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी बुक वो इस लिस्ट में नहीं आ रही, आपकी वो जो बुक है वो इस लिस्ट में नहीं आ रही, ठीक है, तो आप उसको जो है यहाँ से कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी जो लोकेशन है, जो जहाँ पर आपकी वर्कबुक्स सेव आपने की है, उसके ऊपर वहाँ से जो है आप उसको सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये टॉयज़ की इन्वेंट्री का कुछ मेरे पास फाइल है, तो मैंने ये चीज़ें उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है फ़र्ज़ करें। तो इस तरह आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल के अंदर हमने न्यू को देख लिया कि जो न्यू का ऑप्शन है नई फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। ओपन का ऑप्शन जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड फाइल है उसको अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव का। जो सेव का ऑप्शन है ये हम यूज़ करते हैं जब फाइल आपने जब फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट की हो, आप उसके अंदर कुछ डाटा एंटर कर रहे हो और आपने फाइल को स्टोर अगर सेव नहीं किया सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, परमानेंट स्टोर नहीं किया, अगर लाइट चली गई,
या फिर पावर कट ऑफ हो गई आपके कंप्यूटर से, तो जो आपका डाटा जो फाइल है वो डाटा आपकी फाइल के अंदर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके लिए सेव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ब्राउज, ब्राउज में अब हमने ब्राउज करना है कि मैंने फाइल कहाँ पर सेव करनी। मैंने डाटा का एक ड्राइव है, उसके अंदर मैंने फाइल को नाम दिया लेट्स सपोज फाइल फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो उसको मैंने देखें सेव कर लिया। अब मेरे पास आप ज़रा टाइटल बार में देखें तो फाइल का यहाँ पर नाम आ रहा है फाइल फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फाइल का नेम आपको यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर फाइल के ऊपर दोबारा जाऊँ, सेव पे क्लिक करूँ, तो देखें वो अब हमें वो फाइल का जो नेम है वो नहीं कह रहा कि आपने फाइल को क्या नेम देना है, कहाँ पर स्टोर करना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कि फाइल का जो नेम आपने क्या रखना है और किस लोकेशन पर सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब भी कोई डाटा इसके अंदर टाइप करना है तो आपने उस फाइल को सेव कर रहे हैं। सेव करना का जो पहला मेथड है, फाइल में जाए, सेव पर क्लिक करें, एक मेथड। दूसरा मेथड है शॉर्टकट की है Ctrl+S, आप ये प्रेस करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल बार के अंदर ये वाला जो आइकन है, देखिए उसके ऊपर जब मैं माउस लेकर गया तो वहां पर लिखा नजर आ रहा है सेव, सेव, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं उसके ऊपर माउस लेकर गया तो उसने सेव के साथ ब्रैकेट्स के अंदर बताया Ctrl+S, कि अगर मैं कंट्रोल को प्रेस और होल्ड करके साथ में एस प्रेस करूंगा तो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब फाइल के अंदर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं कि जब आपकी ऑलरेडी एक फाइल जो मेमोरी पर स्टोरेज पर सेव है, आप उस फाइल को किसी और नेम से किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो तब हम फाइल सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। देखें मैंने जैसे फाइल के ऊपर क्लिक किया, सेव एज के ऊपर क्लिक किया, तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्राउज में मैं लोकेशन फाइंड करूंगा कि मैंने फाइल को कहाँ पर सेव करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर वो मुझसे फाइल का नेम मांग रहा है कि आपने फाइल को क्या नेम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू फाइल। न्यू फाइल को मैंने कहाँ पर सेव करना है, मैं कहता हूँ जी मैंने इसको बिजनेस वाले फोल्डर के अंदर, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फाइल जो है इस कंप्यूटर के अंदर अनदर लोकेशन पर सेव हो जाएगी। अच्छा, जो पहली फाइल थी वो हमने डी ड्राइव के बाहर सेव की थी, और जो दूसरी फाइल है डी ड्राइव के अंदर जो यूट्यूब का फोल्डर है उसके अंदर सेव की है, ठीक है। तो क्या देखते हैं क्या हमारी जो फाइल है दोनों लोकेशन पर सेव है। फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर ड्राइव में, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा फाइल फॉर बिगनर। ये वाली जो फाइल है ये वो फाइल है जो हमने स्टार्ट पे सेव की थी, ठीक है। और उसके बाद जरा यूट्यूब में जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फाइल, ये वो फाइल है जो हमने सेव एज के थ्रू अनदर लोकेशन पर सेव की थी, ठीक है। दोबारा जाते हैं फाइल, फाइल के अंदर हमारे पास न्यू वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया जिससे हम न्यू फाइल बनाते हैं। ओपन का मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल है उसको सॉफ्टवेयर में ओपन करना। सेव का ऑप्शन यूज करते हैं कि आपने जब फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना हो, या फिर आपने फाइल के अंदर जो चेंजेस किए हैं उसको सेव करना हो। सेव एज हम यूज करते हैं जब ऑलरेडी जो फाइल बनी हुई है उसको किसी और लोकेशन पर हमने सेव करना है, सेम नेम से या अनदर नेम से, तो उसके लिए हम सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट का ऑप्शन जो हम ये बाद में देखेंगे, ये जो प्रिंट का ऑप्शन यूज करते हैं जब हमने पेपर के ऊपर हार्ड फॉर्म में हमें जब कुछ डाटा चाहिए तो तब हम प्रिंट का ऑप्शन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टैब में चलते हैं। नेक्स्ट टैब में जो हमारे पास पहला जो सेकंड टैब है वो है होम, ठीक है। होम जो है ये हमारे पास सेकंड टैब है, इसके अंदर बहुत सारी आगे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में फाउंट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ठीक है। वन बाय वन इसके अंदर जो बिगिनर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं ताकि वो उसको आसानी से लर्न कर सके, उसमें वो जो मेन ऑप्शन है उसको हम क्या करते हैं देखते हैं जरा। होम में जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कैलिबरी, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये ऑप्शन किसके अंदर है, ये फाउंड का ग्रुप है। यहाँ पर इतना देखें, फाउंड नीचे लिखा हुआ है फाउंड, ये फाउंड का ग्रुप है। इसके अंदर जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी फाउंड्स की होंगी, जैसे फाउंड को स्टाइल देना, फाउंड को साइज देना, उसको बोल्ड करना, अटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसको बॉर्डर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसका जो फाउंड का कलर है वो चेंज कर सकते हैं,
तो वन बाय वन हम इसको जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखें, इसको मैं यहाँ से इसका साइज जरा बराबर कर लेता हूँ। सेल को, इसको सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम जो डाटा टाइप करते हैं इसको सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने, अच्छा देखें, जिस भी चीज़ का सेल के अंदर जो डाटा है उसको अगर आपने फॉर्मेटिंग करना है, उसको कलर देना है, साइज देना है, या कोई भी एक्शन अप्लाई करना है, तो पहली चीज़ आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है। देखें मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है, जो लिखा हुआ जो स्टाइल है, जो राइटिंग है, इसका जो स्टाइल है, ये स्टाइल चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं फाउंड स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको बहुत सारे जो है मिल जाएंगे स्टाइल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें जो इसका राइटिंग का स्टाइल वो चेंज हो गया। अब मैं इसका ज़रा साइज चेंज करता हूँ ताकि आपको ईजिली जो है वो चीज़ें नज़र आ सके। तो यहाँ पर आपको नंबर की सूरत में आप इसको साइज दे सकते हैं। यहाँ पर साथ में ड्रॉप डाउन एक एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको साइज मिल जाएगा। मैं इसको 24 साइज दे देता हूँ। देखें जो उसका साइज है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आपको एक साथ में लिखा होगा ए, और ए के ऊपर एक छोटा सा एरो हेड बना हुआ है, और वो एरो हेड जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इस तरह एक ए बना हुआ है, वो थोड़ा स्मॉल ए है, और इसमें जो है वो एरो हेड नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरो हेड है ये हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप फाउंड के साइज को डिक्रीज कम करने के लिए। और ये वाला जो साथ वाला इंक्रीज फाउंड साइज ए वाला है, इसके लिए हम इसको जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, जो फाउंड साइज है उसको, जो फाउंड है उसके जो साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। दोबारा हम जरा करते हैं और भी जरा फाउंड स्टाइल जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये वाला फाउंड स्टाइल इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो देखिए अब जो फाउंड का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। मैं कोई और स्टाइल इसके ऊपर लगाता हूँ, एरियल ब्लैक। देखिए अब जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो अगर हमने फाउंड का स्टाइल चेंज करना हो तो पहले उस फाउंड को सिलेक्ट करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद हम फाउंड के ग्रुप के अंदर जो फाउंड स्टाइल वाला ऑप्शन ड्रॉप डाउन है, उसके अंदर जो भी हमें फाउंड स्टाइल चाहिए हम उसको क्लिक करके अपने टेक्स्ट का वो फाउंड स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह साथ में फाउंड साइज है, हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 25 लिखता हूँ, देखिए हम डायरेक्ट नंबर भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। हम डायरेक्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर भी क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो ये ए वाले जो फाउंड साइज वाले जो बटन लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी आप क्लिक करके, जो टूल्स के ऊपर भी क्लिक करके आप फाउंड का जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका अगर मैं साइज कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आता है बोल्ड। बोल्ड में क्या होता है कि जिस तरह को हम कोई हेडिंग को मोटा करके लिखते हैं, तो इस तरह हम बोल्ड का ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं। जैसे मैं फर्ज करें मैंने इस सेल को बोल्ड करना है, तो पहले मैं उस सेल को सेलेक्ट करूंगा, फिर बोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखें अब वो जो टेक्स्ट है वो एम्फसाइज हो चुका है, वो बोल्ड हो चुका है, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की है, दोबारा क्लिक करूंगा तो देखें अनबोल्ड, दोबारा क्लिक करूंगा तो वो बोल्ड, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस बी अनबोल्ड, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, ठीक है। इस तरह साथ में आपको नजर आ रहा होगा आई कहते हैं अटैलिक। अटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस आई है, ठीक है। अटैलिक में देखिए आपको आई जो है वो तिरछा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आई के ऊपर क्लिक करूंगा तो अटैलिक में क्या हो जाएगा, तो देखिए थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। दोबारा करता हूँ, अनअटैलिक दोबारा करें तो अटैलिक। अटैलिक में क्या होता है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है वो तिरछा नजर आता है, तिरछा लिखा नजर आता है, ठीक है। अच्छा अब हम जरा आते हैं साथ में जो लिखा हुआ है यू का जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया अंडरलाइन के लिए, इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस यू है, ठीक है। और अंडरलाइन में क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। देखें अभी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं है, जो लाइन है वो एक सेल की लाइन है, ठीक है। उसके नीचे टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन नहीं है। मैंने अब उसके नीचे एक अंडरलाइन एक लाइन लगानी है, तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, यू के ऊपर क्लिक किया तो देखिए उसके नीचे एक लाइन आ गई, ठीक है। इसे कहते हैं अंडरलाइन। उस लाइन का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, यू के साथ में ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर क्लिक करके देखिए डबल अंडरलाइन। तो आप देखें डबल लाइन आ चुकी है। अब हम चाहते हैं
कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल है इसको हमने बॉर्डर देना है। लेट्स सपोज इतना हमने क्या करना है, इतने को हमने बॉर्डर देना है, ठीक है। बॉर्डर में क्या होता है कि उसकी जो लुक है उसको ब्यूटीफुल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उनको बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर बहुत तरह के, जिस तरह बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर में क्या होगा, जो सेल का नीचे बॉटम वाला हिस्सा है सिर्फ उस पे बॉटम बॉर्डर लगेगा। टॉप बॉर्डर में सिर्फ टॉप पर बॉर्डर आएगा, राइट में सिर्फ राइट पे। नो बॉर्डर में अगर बॉर्डर लगा हुआ है तो उस बॉर्डर को रिमूव कर देगा। ऑल बॉर्डर में क्या होगा कि जो सेल के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा, मतलब अप डाउन लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ उसको वो क्या कर देगा, बॉर्डर लगा देगा। अब चलिए हम देखते हैं, जरा बॉर्डर को रिमूव करते हैं। मैं इस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए दोबारा जाता हूँ बॉर्डर में और नो बॉर्डर, तो देखें वो बॉर्डर क्या हो गया, रिमूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो फाउंट है, इस फाउंट का जो कलर हमने चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए अगेन वही बात, जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी कमांड अप्लाई करनी है, तो कमांड अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसमें उस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, वो सेल सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाउंड कलर, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्रीन, तो वो देखें आप ग्रीन के अंदर वो टेक्स्ट लिख गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा, मैं कलर कर देता हूँ रेड, तो देखिए इसका कलर रेड हो गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि इन कलर्स के अलावा भी आप जो है वो कलर इसमें, इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो कलर इस पैलेट के अंदर नहीं है, ठीक है। कि आप अपने टेक्स्ट का ऐसा कलर रखना चाहते हैं कि वो इन कलर्स के अंदर नहीं है, तो नीचे देखिए ऑप्शन लिखा है मोर कलर्स में जाकर आप अपनी मर्जी का यहाँ से अप डाउन करके जो है वो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैंने अपनी मर्जी का कलर बना लिया, ठीक है। अगर गिवन कलर्स में से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी वो कलर है सेलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सेल है इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाउंट साइज के साथ जो साथ में अगर हम देखें तो फिल कलर लगा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे कलर आ जाएंगे। मैं येलो करना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए उस सेल का जो बैकग्राउंड कलर है उस वो हमने क्या कर दिया, येलो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह जो फाउंड ग्रुप है, फाउंड ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा कि फाउंड का साइज कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फाउंड का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड क्या होता है, अटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है। बॉर्डर कैसे देते हैं, जो सेल है उसको बैकग्राउंड को फिल कैसे करते हैं, जो सेल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर कि टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज करते हैं। अलाइनमेंट कहते हैं जो विद इन द जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर के अंदर हमने टेक्स्ट को कहाँ पर अलाइन, कहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इतना सिलेक्टेड सेल है, मैं इस सेल को जरा करता हूँ हाईलाइट। ये हमारे पास सेल है, इस सेल में हमने लिखा है हेलो। हेलो में अगर देखें तो ये टेक्स्ट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट है, ठीक है। तो अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की पोजीशन सेट करते हैं कि इसने बॉर्डर के अंदर जो सेल के अंदर कहाँ पर इसने शो होना है। ये वाली जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड से मार्जिन छोड़ता है। राइट में क्या होता है कि टेक्स्ट राइट साइड पे होता है और लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़ता है। सेंटर के अंदर क्या होता है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों से मार्जिन छोड़ता है और बिल्कुल सेंटर के अंदर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम जो सेल की जो रो है इसकी जो साइज को अगर हम इंक्रीज करें तो अब देखिए ये एक सेल का बहुत बड़ा साइज है। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन ये बॉटम पे लिखा, मैं चाहता हूँ कि बॉटम पर टेक्स्ट ना हो, ये बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए उसी अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर एक कमांड है, यहाँ पर टॉप अलाइन, देखिए टेक्स्ट टॉप में चला गया। यहाँ पर एक कमांड है सेंड मिडल अलाइन, टेक्स्ट मिडल में आ गया। यहाँ पर है बॉटम अलाइन, तो जो टेक्स्ट है वो बॉटम पर चला गया, ठीक है। इसी तरह जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में हो और लेफ्ट साइड पे इस पोजीशन पर हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको सेंटर पे कर लूंगा और यहाँ पर लेफ्ट अलाइन। मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर सेंटर पर हो, ठीक है, तो मैं उसका राइट साइड पे कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो बॉटम पर हो, ठीक है, लेकिन लेफ्ट इस कॉर्नर पर हो, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने कहाँ पर अलाइन करना है, कहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर हम टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मर्जिंग जो है अलाइनमेंट के अंदर एक और चीज़ है जो
रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज सेंटर क्या होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर, तो आप जरा नोट करें, इसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फॉर बिगिनर। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये सी कॉलम में और 4 रो में, रो नंबर 4 और कॉलम जो है वो C4 के अंदर ये है, ठीक है। अगर हमने इस पोजीशन देखनी हो, ये कॉलम का नेम क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा C4 कॉलम। पहले कॉलम का नेम बताते हैं, उसके बाद रो बताते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन बन रहा है ये C4 का बन रहा है। इसमें देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फॉर बिगिनर, ये जो टेक्स्ट है, ये जो सेकंड जो उससे आगे नेक्स्ट जो सेल है उसमें D4 के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फर्ज कर नंबर लिख देता हूँ तो 1 2, तो अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फॉर का भी मुझे FO नजर आ रहा है, आर भी नजर नहीं आ रहा और बिगिनर का भी वर्ड नजर नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो पूरे का पूरा यहाँ पर अपेयर हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करूंगा। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जितना भी कंटेंट होता है आप उस कंटेंट को उस सेल के अंदर फिट कर देता है, ठीक है। तो मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के ऊपर उस सेल को सेलेक्ट किया जिसको मैंने फिट करना है, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो देखिए उसने क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फॉर बिगिनर। अब मुझे पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो कीवर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह रैप टेक्स्ट यूज करते हैं दो जो हमारा टेक्स्ट है उसको कॉलम के अंदर फिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर में क्या होता है, जिस तरह मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक शीट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम और यहाँ पर लिख लेता हूँ मार्क्स, ठीक है। तो ये फर्ज करें हमारे पास एक पंजाब कॉलेज की जो ICS क्लास है, या जो पंजाब कॉलेज की एक हम बच्चों की मार्कशीट बना रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रोल नंबर 1 2, नाम क्लास है ICS और यहाँ पर भी लिख देता हूँ ICS। चलिए हम क्लास को जो है ना इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं, इसको हम ऊपर लिखेंगे। रोल नंबर, नेम है अली अहमद, अली के मार्क्स हैं 75, अहमद के मार्क्स हैं 70। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बॉर्डर दे दूँ, ज़रा अच्छी सी लुक आ जाए और ये जो टेक्स्ट हैं ये मेरे पास सेंटर में हो, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा कलर दे दूँ कि ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। और इनको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये जो नाम है इनको मैं लेफ्ट ही रहने दूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी लुक जो है वो दिखने के लिए हम जो है वो शीट बना रहे हैं। इस तरह आप भी जो वो शीट है वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखूंगा, नेम और उसके मार्क्स बच्चों के आगे लिखते जाऊंगा। मुझे ऊपर लिखना है पंजाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज, ठीक है। पिंडी बटनी PB। तो अब हमें ज़रा देखें, तो पंजाब कॉलेज पिंडी बटिया को मैं जब यहाँ पर इसको सेंटर में करूँगा, देखिए टेक्स्ट तो सेंटर में है, तो उसने क्या कर दिया, उस टेक्स्ट को मर्ज सेंटर सॉरी, इसको ज़रा मैं इधर ही करता हूँ, इसको इसको सेलेक्ट करना था, वो सेलेक्ट हो गया गलती से। इसको मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ, तो उसने देखिए पंजाब कॉलेज पिंडी बटिया जो है एक ही सेल के अंदर वो चीज़ें शो करवा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब कॉलेज पिंडी बटिया मेरा पूरा यहाँ तक शो हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेल्स को मर्ज कर दूंगा। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक किया। देखिए पंजाब कॉलेज पीडी बटिया जो है वो अब टेक्स्ट आपको देखें एक सेल बन चुका है, ठीक है। अब ये सेल क्या बन चुका है, एक, कि हमने 3 सेल्स को मर्ज करके इकट्ठा कर दिया है। यहाँ से अब मैं इसको इसको साइज बढ़ा सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाली लुक अच्छी दे रहा है। और इसके अलावा मैं इसका जो फैमिली जो बैकग्राउंड जो फैमिली का जो स्टाइल है, इसे फैमिली फाउंट को फैमिली स्टाइल कहते हैं, ठीक है। फाउंट स्टाइल इसे कहते हैं, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज सेंटर क्या होता है, क्यों करते हैं, वो भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आ गई,
अगर आप ज़रा देखें, एक और हमने यहाँ पर चीज़ छोड़ दी थी, क्लिपबोर्ड के जो यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप है, इसके अंदर एक है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं इसका स्टाइल कर देता हूँ चेंज, ये वाला स्टाइल रख देता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं ये रख देता हूँ। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मैं वो भी फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ। अब मैं दोबारा एक नीचे और वर्ड लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इसी तरह का सेम स्टाइल है वो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी उसी तरह का नज़र आए, उसी तरह की ये भी लुक दे, ठीक है, जिस तरह ये ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन इसमें जाना पड़ेगा। जी इसका फाउंड फैमिली स्टाइल क्या है, तो मैं यहाँ पर उसका जाके फैमिली स्टाइल जो है वो ढूंढूंगा, पता नहीं अब कहाँ पर है, ठीक है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह मुझे इसका जो कलर देना पड़ेगा, साइज सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका साइज 16 है, तो इसका जो साइज़ जो है वो 16 मुझे सेट करना पड़ेगा। और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी बार बार जाके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह मुझे वन बाय वन सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे वन बाय वन जो है वो चीज़ें परफॉर्म ना करनी पड़े। मैं क्या करूँ, इसके ऊपर मैंने जो जो फॉर्मेट, जो जो एक्शन, जो जो कमांड्स अप्लाई की हैं वो सारी की सारी कमांड एक ही स्टेप में इसके ऊपर परफॉर्म हो जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा जिसकी कमांड्स मैंने कॉपी करनी है, ठीक है, जिसके फॉर्मेट को मैंने कॉपी करना है। तो मैं इसके फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो इसके मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया। अब क्लिपबोर्ड के पोर्शन में जाऊँगा, वहाँ पर लिखा फॉर्मेट पेंटर, मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैंने इसका फॉर्मेट को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक साथ में जो कर्सर है उसके साथ एक ब्रश का जो है वो निशान आ चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा वो वाला स्टाइल उसके ऊपर वो पेस्ट कर देगा। अब इसका जो वो फॉर्मेट है उसने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज दोबारा करता हूँ, एक और लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नीचे फिर लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं चाहता हूँ कि इसका स्टाइल इस पर भी लग जाए, इस पर भी लग जाए, इस पर भी लग जाए, ठीक है। तो मैं दोबारा वही काम, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, दोबारा इसको कॉपी किया, इस पर पेस्ट कर दिया, दोबारा इसको कॉपी किया, इस पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर भी तो हमें वही मेहनत फिर करनी पड़ रही है कि अगर हमने मल्टीपल जो टेक्स्ट के ऊपर सेम फॉर्मेट अप्लाई करने हैं तो भी बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार कॉपी करूँ और मल्टीपल्स चीज़ों के ऊपर अप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके ऊपर कॉपी कर रहा हूँ, दोबारा लेकर जा रहा हूँ तो वो ब्रश का निशान खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता, अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में सब के ऊपर क्या करूँ, अप्लाई कर दूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको मैंने कॉपी करना है, तो इसका फॉर्मेट मैंने कॉपी करना है, इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर्मेट के ऊपर मुझे अब तेज़ी से डबल क्लिक करना है। अगर एक बार कॉपी करके पेस्ट करना तो सिंगल क्लिक, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर मल्टीपल टाइम आपने पेस्ट करना है तो डबल क्लिक करें। अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब जो प्लस कर्सर के साथ जो ब्रश का निशान है वो गायब नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर उसको अप्लाई कर सकता हूँ। अब इसको ख़त्म करना है तो मैं कंट्रोल एस की कमांड प्रेस करके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। या फिर जो है लेट्स सपोज मुझे कोई फॉर्मेट पेंटर का ख़त्म करना है, मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर दोबारा क्लिक करके उस ऑप्शन को डिसलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो होम के अंदर हमने फॉर्मेट पेंटर भी पढ़ लिया, फाउंट को स्टाइल कैसे देते हैं, फाउंट का साइज कैसे सेट करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर कैसे देते हैं, उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कैसे फिल करते हैं, फाउंट को कलर कैसे देते हैं। इसके अलावा जो अलाइनमेंट है हमने वो पढ़ लिया, रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज सेंटर क्या होता है, ठीक है। या नेक्स्ट जो है वो क्लिप बोर्ड के अंदर हम पढ़ते हैं कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर पढ़ लिया, कट, कॉपी और पेस्ट। तो देखिए अभी तक पेस्ट का तो ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, वो अभी तक ऑन नहीं हुआ, वो ऑन कब होता है
जब हम चीज़ों को कट कर लें तो फिर हमें पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है इधर भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कॉपी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। कॉपी में देखिए अब पेस्ट का ऑप्शन हो गया है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा जो टेक्स्ट है जहाँ से मैंने कॉपी किया वहाँ पर भी है। इसको ज़रा मैं रिमूव कर लूँ, वेट, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो मैं ज़रा दोबारा इसको भी ज़रा कॉपी को ज़रा दोबारा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी नज़र आए, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है और पेस्ट करने की Ctrl+V है। आप इधर से भी कर सकते हैं लेकिन आप कीबोर्ड का यूज़ करें क्योंकि कीबोर्ड से जो आपका जो काम है वो जल्दी से हो जाता है, ठीक है। आप फास्ट भी वर्क कर सकते हैं। तो कॉपी में देखें जो जहाँ से डाटा आ रहा है वहाँ पर भी अवेलेबल है, कॉपी करना, जहाँ से डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पर भी रहे और उसकी एक्स्ट्रा कॉपी एक हमारे पास भी आ जाए। लेकिन कॉपी के अंदर तो ऐसा होता है जो कट है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। कट में देखिए मैं जहाँ से हम डाटा कट कर रहे हैं, कट का मतलब है वहाँ से खत्म करो और आप जहाँ पर लेकर जा रहे हैं वहाँ पर ले जाओ, ठीक है। कट और कॉपी में भी डिफरेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट हम जरा चलते हैं डाटा टाइप्स में। ये जो हम डाटा लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लिखते हैं सेल्स के अंदर, इनकी भी एक डाटा टाइप होती है। ये डाटा टाइप जो है हम चेंज कर सकते हैं। डाटा टाइप चेंज क्यों करते हैं, करने की रीज़न क्या है कि हम जो मैथमेटिकली ऑपरेशन है वो आसानी से उस डाटा के ऊपर अप्लाई कर दें। लेट्स सपोज ये 1 2 3 है और इसका जो डाटा हमने डाटा टाइप सेट की है वो टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ से हम उसको टेक्स्ट सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो डाटा टाइप टेक्स्ट है, अब इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकती जब तक हम इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह आप जो डाटा टाइप है वो बड़ी आसानी से अपने जो डाटा है सेल्स के अंदर डाटा है उनका जो डाटा टाइप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप कौन कौन सी है यहाँ पर देखें, जर्नल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और मोर नंबर पर क्लिक करें। यहाँ पर कस्टम के अंदर आप अपना डाटा टाइप जो है नंबर्स की डाटा टाइप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन डाटा टाइप को पढ़ते हैं। जर्नल्स के अंदर क्या होता है, कम्बिनेशंस होते हैं, अदर्स जो टेक्स्ट जिस तरह होता है जिसमें नंबर्स भी होते हैं, स्पेसिस भी, सैम्बल्स भी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अलावा जो नेक्स्ट देखें नंबर्स के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक नंबर जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं नंबर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये नंबर्स के अंदर साथ में पॉइंट्स लगा दिया है, फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको मैं जर्नल में करता हूँ तो वो देखें वो स्किप हो गया है। मैं इसको करेंसी में करता हूँ तो उसमें साथ में डॉलर का साइन लगा दिया है। तो अगर आप चीज़ें जो हैं वो वैल्यूज जो है वो करेंसी में स्टोर करवा रहे हैं तो आप साथ में डॉलर जो चाहते हैं डॉलर का साइन आ जाए तो आप डॉलर का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, डेट्स वगैरह अगर आपने सेट करनी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15/7, आज डेट है 26 जुलाई 2023, ये डेट है। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह ना आए, इसके साथ इसके जो फॉर्मेट है उसको हम जरा चेंज करते हैं, लॉन्ग डेट करते हैं ये वाली। तो यहाँ पर देखें एक मिनट, यहाँ पर हम इसको करते हैं वेट अ मिनट, इक्वल टुडे का मैंने फंक्शन लगाया, ये सिस्टम की डेट को पिक कर लेता है, ये डेट आ रही है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ लॉन्ग डेट, तो देखें उसने कर दिया वेडनेसडे जुलाई 26 और 2023, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो शॉर्ट में इसने डेट को शॉर्ट कर दिया। अब मैं साथ में टाइम को करता हूँ तो उसने बता दिया कि जो आपका जो जर्नल टाइम है जो 12 बजे का वो टाइम बता दिया, ठीक है। तो इस तरह टाइम वगैरह को हम जो है इसकी सेटिंग वगैरह जो कस्टम के अंदर हम कर सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर हम आगे नेक्स्ट देखें तो परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल साथ में लगा देते हैं। और फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन में वो पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मोर नंबर्स के अंदर फॉर्मेट के अंदर जाए कस्टम फॉर्मेट, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो, जिस तरह फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर में लिख देता हूँ, ठीक है, डॉलर
लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या डॉलर में लिखता, मैं सिंपल वैल्यू लिख देता हूँ 1 लाख, 1 लाख। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 लाख ना आए, ये जो है वैल्यूज केस मतलब थाउजेंड्स के अंदर शो, मतलब जिस तरह होता है ये 1 लाख है तो 1 लाख में 100,000 होते हैं, 100,000 होते हैं, तो ये लिखा आए 100K, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए। वो फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए हमें जो है यहाँ पर देखें, मैं करेंसी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो तो उसको चेंज नहीं कर रहा। उसके लिए हम जो कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। कस्टम डेटा टाइप क्यों क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जाएं, कस्टमर टाइप हम क्यों क्रिएट करते हैं, सॉरी, कस्टमर डेटा टाइप इसलिए क्रिएट करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी जो डेटा टाइप है हम उसको अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मोर नंबर्स के अंदर जाता हूँ, कस्टम, कस्टम के अंदर मैंने अगर अपनी मर्जी की डेटा टाइप क्रिएट करनी है तो मुझे वो नंबर चाहिए। तो कितने से डिवाइड करना है मुझे, क्योंकि 1000 में कन्वर्ट करना है तो 1000 के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड करने के लिए मुझे एक वहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और 1000 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं केस के अंदर, तो डबल कोटेशन में मैं के लिख लूँगा, ठीक है, और ओके कर दूँगा। तो देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है 100K। तो 100K का मतलब क्या है, 100K का मतलब है 1 लाख। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 20 लाख। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मिलियंस में नजर आए, ठीक है। मिलियन में क्या होता है कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो अगर हम 10 लाख देखें, 10 लाख कैसे बनता है, 10 लाख बनता है अगर 1000 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 लाख बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इस वैल्यू को 2 बार हम 1000 से डिवाइड करें तो वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह हमने एक बार 1000 से डिवाइड किया तो वो 1000 में कन्वर्ट हुई है, अगर 2 बार 1000 से करेंगे तो वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे करेंगे, वही मोर नंबर्स में कस्टम फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। कस्टम फॉर्मेट कैसे क्रिएट करते हैं कि हमें वो नंबर चाहिए, ठीक है, कितने से एक कॉमे का मतलब है तो 1000 से डिवाइड, हमें 2 बार 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। और साथ में मिलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। हमने एम क्लिक किया और उसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो वो देखें 2 मिलियन, 20 लाख का मतलब क्या है, 10 लाख का 1 मिलियन और 20 लाख का 2 मिलियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम आसानी से मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब एक वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2700, या मैं लिखता हूँ 2500। अब ये जो 2500 है, दोबारा हम यहाँ पर कर लेते हैं, वहाँ पर वो फॉर्मेट अप्लाई हुआ है 2500। 2500 में अगर हम बात करें कितने थाउजेंड है, 2.5 थाउजेंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थाउजेंड में कन्वर्ट करता हूँ, दोबारा कस्टम फॉर्मेट में अपनी जो नीड है उसके मुताबिक कस्टम फॉर्मेट क्रिएट करूँगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ पर 2500 लिखा हुआ है तो इसमें 2.5 के हैं, और जब मैंने इसको कन्वर्ट किया केस के अंदर तो उसने राउंड ऑफ करके इसको 3K बना दिया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जब हम उसको फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे डेटा एनालिसिस के अंदर तो वहाँ पर तो ये बहुत मिस्टेक होंगी, रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वो एग्जैक्ट वैल्यू है पॉइंट्स के अंदर भी शो करवाए, ठीक है। तो मैं वही दोबारा कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा, जो मैंने कस्टम फॉर्मेट बनाया है, हैश के सिंबल के साथ डॉट लगाकर 0, डॉट मतलब कि हमारे जो पॉइंट्स के अंदर भी जो वैल्यूज़ हैं वो शो करवा। अब यहाँ पर देखिए उसने शो करवा दिया 2.5, ठीक है। अच्छा, अब 2.5 उसने शो करवा दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2750, तो उसने बना दिया इसको 2.8। 2.8 का मतलब है 2800, लेकिन वो तो 50 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 50 नंबर का जो डिफरेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो गया कि डेटा एनालिसिस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो फ्रैक्शन पॉइंट्स है उसको मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए जो ज़ीरो के साथ एक और ज़ीरो लगा देंगे। तो जितने ज़ीरो लगाते जाएंगे आपका जो नंबर्स है उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेसिमल्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए, अब देखिए 2.75। तो इस तरह जो है आप अपनी मर्जी का जो कंट्रोल, अपनी जो आउटपुट जो डेटा टाइप है कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप उसको देखें, कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से नंबर ऑफ जो है वो डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी मर्जी का जो है वो डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टाइल्स के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो क्या होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, हम कंडीशन की बेस के ऊपर मुख्तलिफ
जो रूल्स जो हैं वो डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि जो फर्स्ट रूल है, मैं चाहता हूँ कि इतने नंबर्स में से जो बच्चे जिनके मार्क्स 40 से लेस हैं, ठीक है, वो मुझे ज़रा हाईलाइट हो जाए, उनके मार्क्स ज़रा हाईलाइट हाईलाइट हो जाए। मैं कंडीशन में जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स, सेल्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। किन को हाईलाइट करना है? लेस देन, कौन से लेस देन? 40, ठीक है, ओके किया। तो हमारे पास देखें ये दो 40 से लेस, 39 से लेकर 0 तक जो नंबर्स होंगे उनको वो हाईलाइट करते हैं। मैं कहता हूँ कि अब मुझे वो नंबर शो करवाएं जो 40 या 40 से ज़्यादा ग्रेटर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 40 के ऊपर। तो देखिए जो 40 और जो 40 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन 40 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन 40 है उसकी जो हाई नंबर्स हैं वो वाले स्टूडेंट जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं कहता हूँ कि जो टॉप बॉटम जो हैं उनको अपनी मर्जी से हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह बिटवीन्स नंबर को हाईलाइट कर सकता हूँ, इक्वल नंबर को हाईलाइट कर सकता हूँ, और डिफरेंट जो डेट्स हमने फाइंड करनी है, कौन सी डेट कब अक्कर हुई, कहाँ कहाँ पर आ रही है, वो डेट को फाइंड कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर फर्ज करें हमारे पास जल्दी जल्दी से कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर हो गया, लेट्स सपोज मैं एक और नाम यहाँ पर रोल नंबर लिख देता हूँ 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली 75, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको ज़रा देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि देखें कि कोई मुझसे जल्दी से कोई रोल नंबर जो है, क्योंकि नाम तो जो है वो यूनिक नहीं होते हैं। एक क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में एक ही नाम के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। तो मैं देखता हूँ कि क्या गलती से मुझसे कोई डबल रोल नंबर तो टाइप नहीं हो गया, तो उसके लिए हम डुप्लीकेट चेक करते हैं। हाईलाइट, यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो उसने यहाँ पर देखिए शो करवा दिया है ये 1 और ये 1, ये 2 बार रोल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं वो हम ज़रा आगे देखते हैं मज़ीद। तो देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हो गया। फॉर्मेट एज टेबल, टेबल को हमने कौन सा स्टाइल देना है वो भी सेट कर सकते हैं। सेल को कौन सा स्टाइल देना है, जिस तरह फर्ज करिए ये सेल है, ये वाला सेल है, तो मैंने इसको कौन सा स्टाइल देना है, मैं वो स्टाइल सेट कर सकता हूँ यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो प्री डिफाइंड टेबल्स के भी टेम्पलेट है, प्री डिफाइंड सेल्स की भी टेम्पलेट है, इसको आप मज़ीद देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक जो है परसेंटेज का जो है वो यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज का एक सेल जो है वो मैंने ऐड करना है, सॉरी एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए सेल आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक रो ऐड करनी है, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा इंसर्ट, तो इंसर्ट रो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं जाता हूँ दोबारा कि इंसर्ट के यहाँ पर भी देखिए यहाँ ऑप्शंस है, होम के टैब के अंदर सेल के ग्रुप के अंदर इंसर्ट, इंसर्ट में पूछ रहा है इंसर्ट सेल करना है या इंसर्ट शीट कॉलम करना है या इंसर्ट शीट करनी है। मैं इंसर्ट सेल करता हूँ, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या होता है, उसने कॉलम्स को ऐड करना है, ठीक है। मैं इंसर्ट अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट सेल्स, अब इस इंसर्ट सेल्स का मतलब क्या हो गया, तो उसने इसके अंदर रोज को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं और वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने किसी को डिलीट करना है किसी कॉलम को, तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करें, उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी सेल की वैल्यू को हाइड करना है, मैं चाहता हूँ नेम हाइड हो जाए, तो हम यहाँ पर उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड। अब हाइड को अनहाइड करना है, क्योंकि ये हाइड किसने की, हमने ए और सी के दरमियान हमने हाइड किया था, इसको सेलेक्ट करें, दोबारा राइट क्लिक करें और अनहाइड। तो हम इस तरह जो अनहाइड हुए हुए सेल्स हैं उनको हम जो है अनहाइड कर सकते हैं। रोज को हाइड करना है, इस तरह उन रोज को सेलेक्ट करें, हाइड के ऊपर क्लिक करें तो हाइड हो गया। हमने उसको दोबारा अनहाइड करना है, रोज को सेलेक्ट करें, अनहाइड करें, तो हम इस तरह दोबारा उनको अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि इस क्लास में कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं, कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो फुल आए हैं, ठीक है। सॉरी, कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं, ये पूरी क्लास के टोटल मार्क्स कितने बने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकाल के मुझे यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं। यही तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर फार्मूलेज और फंक्शन होते हैं, तो हम फार्मूले और फंक्शन लगा कर भी बड़ी आसानी से जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखें, जब भी एक्सेल के अंदर जब भी आपने फार्मूला वगैरह लिखना है, तो हमेशा
जहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज मुझे चाहिए टोटल वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, टोटल मार्क्स चाहिए पूरी क्लास के। तो मैं क्या करूँगा, जब भी फार्मूला और फंक्शन लिखना है इक्वल से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर क्लिक किया, प्लस ये वाली वैल्यू। अच्छा यहाँ पर आपको C3 C4 नज़र आ रहा है, ये वो वैल्यू नहीं बता रहा, ये सेल का एड्रेस बता रहा है, सेल का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, कि कौन सी सेल की वैल्यू को आपने प्लस करना है, ठीक है। मैं फिर करता हूँ प्लस, मुझे ये वाली चाहिए वैल्यू, प्लस सॉरी C5 तक हो गया, प्लस उसके बाद ये वाली चाहिए, ये वाली, प्लस मैं वन बाय वन वैल्यूज़ को ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा, देखें इनको सेलेक्ट करें तो यहाँ पर बॉटम स्टेटस बार पर देखिए 448, तो ये वैल्यू का सम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 448 वैल्यू हमने सम फाइंड की है। ये जो हमने C3 C4 C5 दैट इज कॉल्ड फार्मूला। फार्मूला हम अपने नीड के मुताबिक बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है, फार्मूला हम बनाते हैं अपनी मर्जी से। फंक्शन जो होते हैं वो बने बनाए होते हैं, जस्ट हमने उसको यूज करना है। एक फंक्शन है सम का, हम लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैरामीटर देते हैं कि हम रेंज देते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करना है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि C3 से, जिस तरह मैं कहता हूँ, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक, तो मैं कहता हूँ 1 to 100, इसका मतलब है कि 1 से लेकर जो 100 तक सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि C3 से लेकर ये जो C10 है, ठीक है, यहाँ तक मैंने नंबर्स को ऐड करना है। तो मैं इसके लिए रेंज दूंगा C3, उसके बाद कॉलन, कॉलन का कीवर्ड यूज करते हैं रेंज के लिए, ठीक है, और कहाँ तक C10 तक, इसका मतलब है C3 कॉलन का मतलब है 2, C3 2 और C10 का मतलब है तक, मतलब टिल तक हमने जाना है, ठीक है, C3 to C10, और मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा, वो उसको सम कर देगा, ठीक है। हमें एवरेज चाहिए, यहाँ पर हम एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, वही जब भी फॉर्मूले फंक्शन को स्टार्ट करना है तो हमें पता है कि एवरेज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों को जो चीज़ें हम सम करते हैं तो उसके नंबर ऑफ काउंट पे उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सम को अब हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ पर देखें, जिस फार्मूला को मैं एडिट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे फार्मूला बार में भी डायरेक्टली एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। कितने नंबर हैं ये काउंट किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमने एवरेज निकाली है फार्मूले से। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अब बहुत बड़ी वैल्यूज हो, क्या मैं बार बार काउंट करता रहूँ कि मैंने कितने नंबर पे जो है वो ऐड किया है, कितने नंबर के ऊपर मैंने इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए एक एवरेज का फार्मूला बना बनाया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और रेंज दूंगा ऐसे कि C3 से लेकर C10 तक, और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, बड़ी आसानी से वो उसकी एवरेज फाइंड कर लेगा, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसमें से किस के मार्क्स जो है कि सबसे ग्रेटर मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैक्स का फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल मैक्स, और रेंज दूंगा कि मुझे किस रेंज में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, सॉरी फार्मूले में मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक नंबर प्रेस हो गया, एंटर। तो मैक्सिमम जो इसमें जो मार्क्स जो है वो 90 है, देखें देखते हैं 75 70 30 40 33 50 60 90, 90 सबसे बड़े नंबर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं मिन का फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल मिन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दूंगा मुझे किस में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज, और देखें 30 सबसे जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इस तरह एवरेज, ये हमारे पास फार्मूला है सम का, एवरेज का, मैक्स का, मिन का। तो ये हमने सम, एवरेज और मैक्स और मिन के जो फार्मूले किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट जो एडवांस लेवल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जब कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें लर्न करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर ये वाला जो टैब है जिसमें हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पिवट टेबल्स, ये डेटा एनालिसिस में यूज़ है। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो शेप्स अगर आपने कोई ऐड करनी है तो शेप्स, डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने कोई शेप्स ऐड करनी है तो इस तरह हम जो है वो शेप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंसर्ट के अंदर। तो मतलब इंसर्ट के अंदर वो चीज़ें हैं जो हम ने इस शीट के अंदर जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। इंसर्ट का मतलब ये होता है ऐड करना। टेबल ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जिनका यूज़ डेटा एनालिसिस में है, ठीक है।
हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम इक्वेशंस बना सकते हैं जो मैथ की इक्वेशंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा पेज लेआउट है, पेज लेआउट में क्या होता है कि हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं कि नैरो नॉर्मल करना है, वाइड करना है, नैरो करना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करना है कि आपने लैंडस्केप करना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको शीट टैब को ज़रा चेंज कर लूँ। ये देखें, आपको पेज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ओरिएंटेशन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब लैंडस्केप करना है या फिर आपने उसको पोर्ट्रेट करना है। तो मैं ज़रा शीट को साइज को रिड्यूस करता हूँ। आपको देखिए कुछ पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये पेजेस, ठीक है। तो इन पेजेस के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं और इन पेजेस को हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो हम इनका मार्जिन यहाँ सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन देखें आप, पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पेपर लेंथी रहता है, ठीक है। वाइडर कम होता है और लेंथी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप में वाइडर ज़्यादा होता है, लेंथी कम होता है, ठीक है। इस तरह साइज़ जो है आपका, जो पेपर जिसके ऊपर ये प्रिंट करवाना है वो साइज़ क्या होगा, लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है, इस तरह आप उसका साइज़ सेट कर सकते हैं। इस तरह पेज को ब्रेक कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये जो फार्मूलेज हैं, ये फार्मूले जो है अभी जिस तरह हमने बेसिक फार्मूले किए थे कि ऐड कैसे करते हैं, मतलब सम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हम सम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे करते हैं, मैक्स कैसे करते हैं, मिन कैसे करते हैं। और भी जो बहुत सारी जो इसके अलावा फार्मूलेज हैं, फार्मूलेज के अंदर जो है सम का फार्मूला है, इसके अलावा फाइनेंशियल फार्मूले हैं, लॉजिकल टेक्स्ट डेट टाइम के फार्मूले हैं, लुकअप फार्मूले हैं, मैथ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। ये जो फार्मूले हैं ये हम एडवांस जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करेंगे इसके अंदर स्टडी करते हैं। ये डाटा है, इसके अंदर एक्सेल के अंदर डाटा इंपोर्ट करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। रिव्यू भी इसी चीज़ों में आते हैं जिसमें हम स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। व्यूज़ में भी हम पेज को किस तरह पेज का व्यू करना है, ये फार्मूला बार अपेयर हो कि ना हो। जैसे देखिए फार्मूला बार अब नज़र नहीं आ रही, अब नज़र आ रही है। हम इसको जूमिंग इफेक्ट को कितना जूम करना है, इस तरह हम इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। जो जूम वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पावर पिवट है, ये प्लगइन्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नहीं होते, ये हम खुद ऐड करते हैं और ये डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो पावर पिवट है ये भी पोर्शन जो है हम एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जो जब डाटा एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके अंदर स्टडी करेंगे। आपने जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो उसको ज़रा देख लें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो कि जब हम नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करें तो एडवांस लेवल का, तो उसमें आपकी बेसिक क्लियर होंगी तो आप एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो आपकी एडवांस लेवल की जब चीज़ें आपको फार्मूले वगैरह आ जाएंगे, आप कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कुछ प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो फिर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डाटा एनालिसिस का कोर्स जो है वो लेकर आएंगे। तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डाटा एनालिसिस के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि उसके अंदर जो डाटाज हैं, जब भी डाटाज आते हैं वो रोज़ और कॉलम में होते हैं, और एक्सेल के अंदर भी जो डाटा होता है वो रोज़ और कॉलम और सेल्स के अंदर अरेंज होता है, ठीक है। जब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बड़ी अच्छी तरीके से आप उसको लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आप उसका एडवांस लेवल का और जो डाटा एनालिसिस में उसका जो यूज़ है आप बड़ी आसानी से चीज़ों को पिक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।